हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आइए हिंदी पेडागोजी प्रैक्टिस सेट 7 हम करने वाले हैं आज। इसमें भी हमने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। ऐसे क्वेश्चन हैं कि प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं और या तो इनके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। सीटेट 31 जैन जो कि कल होने वाला है, ठीक है। तो घबराना तो हमको बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही काम होके हमको जाना है, क्योंकि ये समझ के चलिए कि पेडागोजी जो है वो सीटेट की जान है। अगर पेडागोजी आप अच्छे से कर लेंगे तो 70-75 नंबर की पेडागोजी आती है, तो बाकी चीज़ें अगर थोड़ी बहुत कम भी पढ़ी होंगी तो वो हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो जाए, इस बार सीटेट पार होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पर उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। यानी कि सुनने का भी आकलन करना है बच्चे के और लिखने का भी आकलन करना है, तो सबसे उचित कौन सा है, सबसे बेहतर आंसर कौन सा होगा। सुनी गई कहानी कुछ शब्दशः लिखना, यानी कि जैसे आप सुने हैं सेम टू सेम वैसे आपने डिक्टो जाके लिख दिया, ठीक है। इससे आप सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन कर सकते हैं। या फिर कविता सुनना और शब्दंशः लिखना, कविता सुनकर आप लिख देंगे। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना या कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो देखिए, अगर एज अ टीचर आप खुद सोचिए कि आपको बच्चे के सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करना है, तो आप सबसे बेहतर तकनीकी आपके लिए कौन सी होगी, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखने के लिए बच्चे से कहना। देखिए, जब बच्चा अपने मनोभावों को व्यक्त करेगा, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेगा, तो उसके मन में एक सहज अभिव्यक्ति बच्चा करेगा, ठीक है। बेशक वो सुनकर करेगा, लेकिन जो सुना हुआ है तो आपको सुनने, यानी कितना बेहतर वो सुन पाया है। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वही बच्चा आपको आंसर कर पाएगा जिसने आपको ध्यान से सुना होगा, ठीक है। तो सुनने की कुशलता, कहानी सुनी गई कहानी को उसने कितने अच्छे से सुना है, इससे सुनने की कुशलता का आकलन हो जाएगा। और जब वो अपने शब्दों में कहानी को लिख देगा तो आप उसके शब्दों से उसके मनोभावों की जो एक अभिव्यक्ति वो कर देगा, उससे आपको लिखने की कुशलता का आकलन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सार्थक एक बच्चा है, पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, ठीक है। जैसे राम एक लड़का है राम, मतलब कि बार बार पुनरावृत्ति, बार बार एक ही शब्द को बोलता है। यह भाषाई व्यवहार रहेगा, ठीक है। यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है, यानी कि जो सार्थक बच्चा है क्यों वो रिपीट कर रहा है, शब्दों को रिपीट क्यों कर रहा है। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, ठीक है। उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है इसलिए वो रिपीट कर रहा है। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, या कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए क्या होता है, पढ़ने में अधिक समय लेता है ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है। और पुनरावृत्ति अगर कर रहा है बच्चा, तो ये नहीं है कि उसको लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती, इसलिए नहीं बार बार एक ही शब्दों को वो रिपीट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। सब हर एक बच्चे में अपनी एक योग्यता होती है, एक क्षमता होती है बच्चे में। तो बच्चे को हमें ये नहीं कहना है कि तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है। अटक अटक कर ही नहीं पढ़ सकता, बल्कि वह समझ के साथ शब्दों को, जो शब्दों के अर्थ हैं उनको आत्मसात करते हुए पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और जब बार बार वो पुनरावृत्ति एक ही शब्द का कर रहा है, यानी कि वो अर्थ को भी ग्रहण करने की क्षमता को विकसित कर रहा है, ठीक है। तो वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्लियर। देखिए, पेडागोजी में बहुत आप थोड़ा सा अपना माइंड लगा के स्कोर कर सकते हैं नंबर को बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन पे दोनों कान अपने खड़े कर लेना, सॉरी कान तो नहीं खड़े करोगे, वहां पे अपनी आंखें खोल के रखना, क्योंकि ये नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत परेशान करते हैं, यही नंबर हमारे उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे हिंदी भाषा में आकलन का क्या उद्देश्य नहीं है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। बिल्कुल, ये तो भाई आकलन का उद्देश्य होता है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है वो बेहतर हो पाए, ठीक है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। टैग वर्ड्स वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने वहां साफ साफ बताया था कि जहां पे ही शब्द आ जाएगा वो
ऑप्शन जो होता है वो राइट नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर टैग वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो ये आंसर नहीं होगा। बाकी देख लेते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। बिल्कुल, आकलन क्यों करते हैं हम? बच्चा कहाँ सीख पा रहा है, कहाँ उसको दिक्कत आ रही है, ठीक है, यानी कि बच्चे की क्षमता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, इन सब का ध्यान रखने के लिए तो ये भी आंसर हो जाएगा। और हमें बताना है क्या नहीं है। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। आकलन अगर आप कर रहे हैं तो जरूरी है कि उसके अभिभावकों को बताएं और जो उसका क्लास टीचर है या टीचर है उसको भी बताएं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। मतलब कौन सा नहीं होगा ये बताना है। तो सिर्फ उसकी भाषागत त्रुटियों की ही पहचान नहीं करनी है कि सिर्फ भाषागत त्रुटियों को थोड़ी सुधारना है, ठीक है। बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जहां वो नहीं सीख पा रहा है हर एक चीज में सुधार करना है आपको, हर एक चीज का आपको आकलन करना है, सिर्फ भाषागत त्रुटियों को नहीं करना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है? प्राथमिक स्तर की जहां बात हो रही है आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि छोटा बच्चा है, 1 to 5th का बच्चा है। उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है? पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। अभी मैंने बोला कि छोटा बच्चा है तो भाई छोटा बच्चा कठिन शब्दों का श्रुत लेखन नहीं कर सकता, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कट गया। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन। सही लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। भाई 1 to 5th का बच्चा इतना एबिलिटी, उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं आ गई है कि वो अनुच्छेद निबंध ये सब लिख पाएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। फिर से अनुच्छेद लिखने की बात हो गई तो ये नहीं होगा, ठीक है। बल्कि किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। आपको क्या करना है? उत्कृष्ट लेखन कार्य करवा रहे हैं आप, तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होगा उसको बोलिए कि आप वो कहीं भी घूमने गया है, खाने पीने गया है, कहीं किसी ट्रिप पे गया है, तो उसको बोल दीजिए कि आपने जो कुछ भी देखा था वो आप लिखिए, ठीक है। जब वो अपनी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करेगा तो उसी से आप उसके उत्कृष्ट लेखन की जो एक क्षमता है उसकी, वो बेहतर तरीके से जान पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही बताना है आपको। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। भाई ऐसा तो नहीं है कि जन्मजात क्षमता नहीं होती, बल्कि होती है बच्चों में, ठीक है। बाकी देखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। ही आ गया, और देखिए एक तो ही आ गया, ये गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। और दूसरा है कि ऐसा थोड़ी है कि बच्चे केवल संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, बिल्कुल सही, अभी हमने बताया। और लास्ट है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। ही वाला नहीं होगा। और ऐसा थोड़ी है कि बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे सबसे पहले अपने परिवार में, अपने समाज में भाषा सीखते हैं, अपने पीयर्स के साथ भाषा को सीखते हैं, ठीक है। हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा था कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी से एक क्वेश्चन फिक्स करके चलिए, जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। यानी कि एक डिस्ग्राफिया से जो ग्रसित बच्चा है, क्या करने में दिक्कत होती है? सुनने में दिक्कत, लिखने में दिक्कत, पढ़ने में दिक्कत, या फिर बोलने में दिक्कत। तो देखिए ग्राफ का मतलब ही होता है कि कुछ लिखना, ठीक है। ग्राफ का मतलब क्या होता है? कुछ लिख देना। तो डिस्ग्राफिया का क्या अर्थ है? कि बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है, वो चीज़ों को बेहतर तरीके से लिख नहीं पा रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? वापस से प्राथमिक स्तर की बात करी जा रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। भाई प्राथमिक जो स्तर का बच्चा है, छोटा बच्चा है, आप उसकी पाठ्य पुस्तक में इसलिए ये महत्वपूर्ण मानेंगे कि उसको ढेर सारे अभ्यास कार्य यानी कि होमवर्क आप उसको दे दीजिए? बिल्कुल नहीं। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। छोटा बच्चा है, रचनाएं कहाँ पढ़ पाएगा, है ना, रचनाएं नहीं पढ़ सकता। प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, फिर से वही बात आ गई। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि यहाँ देखिएगा,
नैतिक मूल्यों वाली कहानियां, बच्चा इतना बड़ा नहीं है कि वो नैतिक मूल्यों को समझ पाए। प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं नहीं देनी है और अभ्यास कार्य नहीं देना, बल्कि यहाँ पे जो होगा हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, यानी कि तरह तरह की रचनाएं उसके सामने आए। तो जब हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली, यानी कि जब विविध रूप की चीजें वो हिंदी भाषा में देखेगा, ऐसी रचनाएं सुनेगा या पढ़ेगा, तो बेहतर तरीके से आप उसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान सकते हैं। ठीक है, नैतिक मूल्य वो कुछ नहीं जान पाएगा। ठीक है, और देखिए कोहेलबर्ग ने भी कहा था कि बच्चे को जन्म से नैतिकता बच्चे के अंदर नहीं आती है। ठीक है, तो नैतिक मूल्यों को वो नहीं समझेगा। प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, ये भी गलत होगा। अभ्यास कार्य नहीं देना है, बल्कि बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुभाषी कक्षा में, बहुभाषी से 1 नंबर का क्वेश्चन आप फिक्स करके रखिए। 1 से ज्यादा भले आ सकते हैं पर 1 जरूर आएगा। ठीक है, बहुभाषी कक्षा में क्या होता है? बच्चों की भाषाएं आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। ठीक है, यह भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती होती है, यह संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। बहुभाषिकता क्या होती है? जहां एक से अधिक भाषाओं का, यानी कि एक से अधिक मदर टंग का आप सम्मान करेंगे। ठीक है, हर एक बच्चा देखिए अलग अलग स्टेट से आता है, उसकी भाषाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती है। ठीक है, अगर वो बंगाल से रहेगा तो बंगाली बोलेगा। ठीक है, महाराष्ट्र से रहेगा मराठी बोलेगा। तो बहुभाषिकता ये जटिल चुनौती नहीं है। ठीक है, जटिल चुनौती नहीं है और ना ही ये सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, आकलन की प्रक्रिया को भी नहीं बाधित करेगी, बल्कि ये एक संसाधन का काम करती है। संसाधन का काम कैसे करती है कि जब तरह तरह के बच्चे, मदर टंग यानी मातृभाषा बोलने वाले जब बच्चे आएंगे, तो हम एक से अधिक भाषाओं को सीख सकते हैं। तो भाई ये बाधक थोड़ी हुआ, चुनौती थोड़ी हुआ, बल्कि ये क्या हुआ? एक संसाधन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगी। क्या? एक बहुभाषी कक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? एक होता है भाषा सीखना और एक होता है भाषा अर्जित करना, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। ठीक है, पेडागोजी में बहुत बार मैंने ये समझाया है कि भाषा अर्जन क्या होता है, जो बच्चा घर में रह के अपने परिवार से सीखता है, और भाषा अर्जन होता है। और भाषा अधिगम यानी भाषा सीखना क्या होता है? जो बच्चा औपचारिक तरीके से स्कूल में जाकर सीखता है, अपने टीचर्स के द्वारा सीखता है। ठीक है, भाषा की जटिल संरचनाओं का अंतर होता है, भाषा का उपलब्ध परिवेश का अंतर होता है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों का अंतर होता है, या भाषा का लिखित आकलन का अंतर होता है। तो देखिए भाषा सीखने में और भाषा अर्जित करने में जो एक महत्वपूर्ण मुख्य अंतर होता है वो क्या है? भाषा का उपलब्ध परिवेश। ठीक है, जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वैसे ही हम भाषा को अर्जित भी कर सकते हैं और भाषा को हम सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? प्राथमिक स्तर की बात करी जा रही है कि हिंदी भाषा अगर आपको बच्चे को सिखाना है तो सबसे जरूरी क्या बात है यहाँ पे? कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान कितना है, कक्षा में लिखित आकलन करना है, या फिर कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ठीक है, देखिए यहाँ रंगीन पाठ्य पुस्तकें भी बहुत लोग सोच रहे होंगे, पर उससे कहीं बेहतर होगा अगर आप कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश उसको समझाएंगे या दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर प्रिंट समृद्ध परिवेश आप बच्चे को देंगे तो रंगीन पाठ्य पुस्तकें भी उसी में शामिल हो जाएंगी। और भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान कितना है ये प्राथमिक स्तर पर हमें नहीं देखना है। ठीक है, और भाषा का आकलन भी नहीं, बल्कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का निर्माण करने से ये हिंदी भाषा सिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कहाँ पे? प्राथमिक स्तर के बच्चों को। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। ठीक है, इसका निहितार्थ क्या है? बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। तो देखिए सही बात है कि बच्चा जो है वो कोरी स्लेट, उसको पहले कोरी स्लेट माना जाता था और बच्चा जो है वो खाली स्लेट होकर वो क्लास में घुसता है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चा जो होता है वो एक या अनेक भाषाओं से लैस होकर विद्यालय जाता है।
ठीक है। तो जब बच्चा बोलचाल की भाषा का एक अनुभव लेकर विद्यालय जाता है तो हमें क्या करना है, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। आप उसको ऐसा माहौल उसके सामने क्रिएट करिए कि वो अपने जो वो भाषा का अनुभव लेकर आया है उसका उचित से उचित प्रयोग करे, ठीक है। और जब अपने अनुभवों का प्रयोग करेगा तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। बच्चे की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ऐसा नहीं करना है वरना बच्चे में हीन भावना अपने आप आ जाएगी। बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए, नहीं, कक्षा और बाहरी जीवन को हमें जोड़ना है, एनसीएफ ने ये बोला है, ठीक है। बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ये भी गलत है। ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा सीखने और सिखाने में बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को और दृश्य श्रव्य सामग्री को, ठीक है। तो देखिए भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक अंतःक्रिया, यानी सोशल इंटरेक्शन आप जितना ज़्यादा करेंगे। देखिए ये वाइगोत्स्की ने भी इस पर बहुत फोकस किया है, किस पर, सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन। जितना ज़्यादा बच्चा घुले मिलेगा समाज से उतनी ज़्यादा वो भाषा को सीख पाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए या आपको जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या आप बेहतर तरीके से भाषा को सीख सकते हैं? कभी नहीं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा वो समाज से मिलेगा जुलेगा, समाज के साथ उठेगा बैठेगा, उतनी ज़्यादा वो भाषा को सीख पाएगा, ठीक है। चलिए, और हाँ देखिए सीटेट के एग्जाम के तुरंत बाद आपकी रीट की क्लासेस और यूपी टेट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो होता है वो मिलता रहे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, यानी कि आप हिंदी भाषा के टीचर हैं तो आपका प्रयास क्या होना चाहिए? बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के अवसर दें, ही आ गया है, ये गलत काट देंगे यहीं से। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, या बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। देखिए बच्चों की मातृभाषा को हमें स्थान देना है, सम्मान देना है, ठीक है। तभी बच्चा एक्टिव रूप से क्लास में रह पाएगा, सक्रिय भूमिका निभा पाएगा। तो ये तो यहाँ तो नहीं के बारे में बात करी जा रही है ना, मातृभाषा के स्थान पर उसको हिंदी भाषा को ही स्थान देना, ऐसा नहीं है, ठीक है। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य, केवल बाल साहित्य पढ़ने का आप अवसर देंगे अगर, तो क्या एक हिंदी टीचर के लिए ये जरूरी है? नहीं, केवल बाल साहित्य नहीं पढ़वाना है, बल्कि क्या करना है कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें, ठीक है। आप ऐसी चीजें करवाएंगे कि उसकी जो सहज भाषा संबंधी जो रचना है वो निखर के आए बच्चे की, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आपके सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। कमजोर का मतलब है कि यहाँ कौन सा नहीं है, ठीक है। कक्षा 5 के भाषा आकलन के संदर्भ में है ये बात। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। भाषा का आकलन आपको करना है, याद रखिएगा। देखिए पेडागॉजी आप एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप एज अ टीचर रखिए खुद को, और भाई भावी टीचर आप बनने भी वाले हैं तो ऐसा क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिए कि आप खुद एक टीचर हैं, आप ऐसे इस जगह होंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर आप भाषा का आकलन आप करने जाएंगे क्लास में तो कौन सा इसमें से सबसे कमजोर कड़ी है, यानी कि कौन सा कमजोर ऑप्शन है जो आप नहीं करना चाहेंगे। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। अगर आप ये करोगे तो बच्चा तरह तरह के, यानी कि तरह तरह के वो आंसर देगा, ठीक है। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। कल्पना करने की बात जहां आ जाएगी वो हमेशा सही होगा, ठीक है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट है, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। देखिए आने वाले जो कल सीटेट के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए याद से ध्यान से देखिएगा कि देखिए यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन चीज़ों में परेशानी होगी। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बच्चा रटा रटाया आंसर नहीं देगा, ठीक है, बल्कि हर एक बच्चा वो जो जो उसको परेशानी लगेगी वो बताएगा, ठीक है। लेकिन ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, एक सिर्फ क्लोज एंडेड क्वेश्चन का आंसर देगा बच्चा कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा, ठीक है। वहीं उसकी सारी जो क्षमताएं होती हैं वो रुक जाएंगी, ठीक है।
हमें करना है बच्चे के भाषा का आकलन। तो अगर हम दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, ये भी सही है। केशव सबसे कहता है कल्पना करके, ये भी सही है। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो वो किन किन चीजों में उसको परेशानी होगी, ये भी सही है। तो सबसे कमजोर हम जिसको मानेंगे वो है सी ऑप्शन। हामिद ने मेले से क्या खरीदा, सिर्फ एक लाइन में उसका आंसर हम कर सकते हैं और हर एक बच्चा वही कहेगा कि हामिद ने चिमटा खरीदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है भाषा के लिए? लेखन, लिखना महत्वपूर्ण है भाषा के लिए, या सुनना महत्वपूर्ण है, या संप्रेषण महत्वपूर्ण है, या फिर अक्षर ज्ञान महत्वपूर्ण है? ठीक है, देखिए भाषा के लिए, लैंग्वेज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन करना। देखिए अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी संप्रेषण करता है। ठीक है, इसलिए भाषा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अगर कुछ है तो वो है संप्रेषण। दो लोग जो निरक्षर लोग हैं वो भी तो बातचीत करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है? संप्रेषण करना है, कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 4-5 क्वेश्चन हमने ग्रामर से लिए हैं, हिंदी ग्रामर से। कुछ लोग बड़े परेशान हैं कि पूरी की पूरी ग्रामर ही पढ़े जा रहे हैं। ठीक है भाई, देखिए सीटेट इतनी ग्रामर आपसे नहीं पूछेगा। 2 अनसीन पैसेज आपको पूछा जाएगा, एक प्रोज से यानी कि गद्यांश से और एक पद्यांश से। ठीक है, उसमें आपको गद्य और पद्य से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इजीली आप उसका आंसर दे सकते हैं। एक बार अच्छे से आप गद्य और पद्य को पढ़ लीजिएगा, और गद्य पद्य मत पढ़िएगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर उसमें से ढूंढ लीजिएगा, वो आंसर मिल जाएगा। 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपको ग्रामर से पूछे जाते हैं जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ ग्रामर को भी रख दिया है। कविताएं सुनी सुनाई जाएं में क्रिया कौन सी है? ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं, खैर अब तो टाइम ही नहीं है वीडियो देखने का, नई चीजें आप जितना इग्नोर करके चलिए उतना सही है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए सिर्फ। ठीक है, कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो हमने आपको बताया था, तो अगर बाद में आप देख सकते हैं सकर्मक और अकर्मक वाली जो वीडियो, बहुत अच्छे से वहां पे समझाया गया है कि सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं और अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं। तो देखिए जहां पे सकर्मक जिसके साथ कर्म जुड़ा हो, ठीक है, अकर्मक जहां कर्म नहीं होता है। तो कविताएं सुनी सुनाई जाए, तो हमने आपको क्या और किसको बोल के प्रश्न करने के लिए बोला था? तो देखिए यहाँ पे कविताएं सुनी सुनाई जाए, क्या सुनी सुनाई जाए? कविताएं, किसको सुना जाए? कविता को। ठीक है, यानी हमारे दोनों आंसर जब मिल जा रहे हैं तो ये कैसी क्रियाएं हैं? सकर्मक क्रियाएं। और सकर्मक अकर्मक उम्मीद करती हूं कि सबको पता होगा। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक में कौन सा? उपसर्ग और प्रत्यय से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा। ठीक है, चाहे आपने लैंग्वेज में हिंदी लिया है, संस्कृत लिया है, कुछ भी लिया है, उपसर्ग प्रत्यय से एक क्वेश्चन पूछेगा ही। सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय है? तिक प्रत्यय, क प्रत्यय, इक प्रत्यय या फिर कृतिक प्रत्यय? ठीक है, तो सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय होगा? इक प्रत्यय लगा है। ठीक है, आप एक बार पढ़कर देखिए सांस्कृतिक और प्रत्यय कौन से होते हैं जो बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूर का समानार्थी शब्द क्या है? अब मंजूर का समानार्थी अब देखते ही बता ले जाएंगे। स्वीकार है, प्रस्ताव है, पसंद है या फिर अच्छा। तो देखिए मंजूर का क्या मतलब होता है? जिसको आप एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें। ठीक है, तो ये समानार्थी शब्द इसका क्या हो जाएगा? स्वीकार। भाई इतना इजी सा क्वेश्चन ग्रामर का आता है और पढ़ने में आप सारा टाइम बर्बाद करते चले जा रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम पता नहीं क्या क्या पढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकसित शब्द में प्रत्यय है। देखिए फिर से प्रत्यय का क्वेश्चन आ गया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अपने मन से मैं बना के नहीं दे रही हूं। ठीक है, इत प्रत्यय, त प्रत्यय, सत प्रत्यय या फिर सित प्रत्यय। तो विकसित में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है। अब यहाँ पे आपको निपात बताना है कि यहाँ पूरे ऑप्शन में निपात कहाँ है। तो देखिए आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। भी, में, इस या फिर आज, यहाँ आपको निपात बताना है। तो जिन लोगों को निपात नहीं पता है वो लोग सुन लें। देखिए किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे भार किस पे दिया जा रहा है? आज की तालीम भी, अब भी पे हमें भार दिया जा रहा है कि आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। तो यानी कि भी, ठीक है, तो या फिर हो गया आपका तक,
और क्या हो गया, केवल, ये सारे कौन से शब्द हैं, ही, मात्र, ये सारे क्या हैं, ये सारे निपात हैं। ठीक है, तो एक निपात से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अनसीन पैसेज में कि तो यहाँ पे क्या होगा, निपात कौन सा है, इसमें भी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्लियर। तो ये थे कुछ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिंदी पेडागोजी से थे और कुछ ग्रामर से क्वेश्चन लिए हुए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।